आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है बिट्टू जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घटना आज से 30 साल पहले की है, जब मैं अपने पूरे परिवार के साथ गांव में रहा करता था। उस समय हमारा गांव काफ़ी छोटा और कम आबादी वाला हुआ करता था, और ना ही उस समय हमारे गांव में टेलीफोन की कोई सुविधा थी और ना ही बिजली की, जिस कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। रात होते ही हम सभी टॉर्च या लालटेन का सहारा लिया करते थे। मगर एक बात तब थी, भले उस समय हमारे गांव में सुविधाओं की कमी ज़रूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। लोगों के आपस में काफ़ी बनती थी और सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। और साथ ही साथ उस समय हमारे गांव के लोगों के पास काफ़ी वक्त हुआ करता था। खैर, घटना कुछ यूं है कि कुछ दिनों से मेरे दादाजी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। हमने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, मगर सभी डॉक्टरों का मानना था कि उनका बचना नामुमकिन है। और वैसा ही हुआ जैसा नियति को मंजूर था। एक शाम दादाजी का देहांत हो गया। दादाजी के देहांत की खबर सुनकर हम सभी को काफ़ी दुख हुआ, मगर किया भी क्या जा सकता था। दादाजी की तबीयत खराब भी तो थी। अब हमें यह समाचार सभी रिश्तेदारों को देना था। उस समय हमारे गांव में टेलीफोन नहीं हुआ करता था, जिस कारण हमें सभी रिश्तेदारों के घर जा जाकर उन्हें ये दुखद समाचार देना था। इस पर मेरा पिताजी ने मुझसे कहे, बिट्टू तुम एक काम करो, तुम अपने बुआ के घर ये समाचार दे आओ, तब तक मैं इधर उधर सभी को बोल देता हूँ। मेरे बुआ का घर मेरे घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था, तो मैंने अपने एक दोस्त मोहन को मेरे साथ जाने को कहा। मेरे बोलते ही मोहन भी मेरे साथ जाने के लिए मान गया। इसके बाद मैंने अपना साइकिल उठाया और मोहन को पीछे बैठाकर अपनी बुआ के घर की तरफ चलता बना। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 6 बजे 8 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था। पूरे रास्ते में अंधेरा तो इतना फैला हुआ था कि मानो अंधेरे के अलावा इस दुनिया में और कुछ हो ही ना। ऊपर से कोहरे ने भी पूरे रास्ते को सफ़ेद रंग के चादर से लपेट रखा था। खैर, हम अपने साथ एक टॉर्च लाइट लेकर आए थे, जो इस घने अंधेरे और कोहरे को चीरता हुआ हमें रास्ता दिखा रही थी। अभी हम लोग रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे। उस रास्ते के दोनों किनारे पर लंबे लंबे पेड़ और घने जंगल थे, जिस कारण ठंड से बेबस जंगली जानवरों की चीखती आवाज़ें हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। हमें डर भी लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे, जिस कारण मैं साइकिल को काफ़ी तेज़ी से भगाए जा रहा था। खैर, करीब 2 घंटा साइकिल चलाने के बाद मैं काफ़ी थक गया, तो अब मैंने साइकिल की रफ्तार भी थोड़ी कम कर दी थी। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के बीचों बीच हमें 2 औरत दिखाई पड़ी। उन दोनों औरतों को देखकर मैं एकदम से चौंक गया कि इतनी रात गए ये दोनों औरतें इस सुनसान रास्ते पर कर क्या रही हैं। वो दोनों औरतें रास्ते को इस तरह से घेर कर खड़ी थीं कि हम आगे नहीं जा सकते थे। इस पर मैंने अपने दोस्त मोहन से कहा, मोहन, ये दोनों औरतें हमारा रास्ता क्यों रोक रही हैं? इस पर मोहन ने कहा, भाई लगता है ये कोई छलावा है। इतना बोलकर मोहन ने टॉर्च की लाइट को औरतों की ओर घुमाया, तो टॉर्च की लाइट में उन औरतों का चेहरा देखकर हम दोनों दोस्त थर थर कांपने लगे और हमारे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन दोनों औरतों का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था और उनके पैर भी उल्टे थे। ये देखकर हम समझ गए कि ये कोई औरतें नहीं, बिल्कुल डायन है, और शायद ये दोनों डायन अब हमें मार डालें। इस पर मैंने जल्दी से अपना साइकिल घुमाया और भागने लगा, मगर जैसे ही मैंने अपना साइकिल घुमाया तो उन दोनों डायनों की लंबी चोटियों ने एकदम से हमारे साइकिल को जकड़ लिया। उन दोनों डायनों की चोटियों ने
हमारे साइकिल को इतनी ज़ोर से जकड़ा था कि हम साइकिल को हिला तलक नहीं पा रहे थे। अब हमें समझ आ गया था कि हमारा बचना नामुमकिन है और शायद हम अब इन डायनों के हाथ मारे जाएंगे कि तभी हमारे सामने जंगल से एक कटा हुआ हाथ निकला और उस कटे हुए हाथ ने जकड़ रखे हमारे साइकिल पर उन डायनों की चोटियों को एकदम से छुड़ा दिया। इसके बाद हम वहाँ से भागने लगे और भागते भागते उस जगह पर चले गए जहाँ हमें 2-4 लोग दिखे। उन लोगों को देखते ही मैं समझ गया कि वो हाथ किसी और के नहीं बल्कि मेरे दादाजी के ही थे, जिनका अभी अभी देहांत हुआ था। दादाजी की आत्मा ने ही हमें उन डायनों से बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आज की दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हर शाम 7:30 बजे नई वीडियोस आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस दूसरी कहानी की ओर। मयंक वन विभाग में काम करता था, जिस वजह से आए दिन उसका ट्रांसफ़र देश के अलग अलग प्रांतों में होता ही रहता था। इस बार भी मयंक का ट्रांसफ़र आसाम के जंगलों में हुआ था, क्योंकि इस दुनिया में मयंक का और कोई भी नहीं था, जिस वजह से मयंक ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और सीधे आसाम पहुंच गया। आसाम जंगल के वन विभाग में जाकर मयंक ने सबको अपना परिचय दिया और सबसे जान पहचान कर लेने के बाद मयंक को आराम करने की हिदायत दी गई, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और उसे आज रात से ही काम शुरू करना था। मगर मयंक उसे अभी आराम करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए उसने एक दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर को पकड़ा और दोनों जंगल देखने निकल गए। मयंक बड़ा ही चंचल किस्म का लड़का था। उसे जब भी कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, वो सामने वाले से बेझिझक पूछता था। खैर, अब उन दोनों को जंगल में घूमते घूमते शाम हो चुकी थी। दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसका नाम हरिदेव था, उसने मयंक को लगभग पूरा जंगल ही घुमा दिया था। सिर्फ एक इलाके को छोड़कर जंगल का पूर्वी इलाका, जो कि बाकी इलाकों से ज़्यादा घना और विशाल लग रहा था, जिस पर मयंक ने हरिदेव से पूछा, भैया उस तरफ तो हम लोग गए ही नहीं, चलिए उधर जाते हैं। इस पर हरिदेव बोला, नहीं, गलती से भी उधर मत जाना, उधर खतरा है। इस पर मयंक बोला, खतरा? किसका खतरा? जंगली जानवरों का? इस पर हरिदेव बोला, नहीं, उससे भी बड़ा खतरा, निशी का। पहले तुम चलो वन विभाग, रास्ते में सब बताता हूं। जिसके बाद मयंक और हरिदेव दोनों वन विभाग की तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी चलते चलते हरिदेव ने मयंक से कहा, सुनो, तुम अभी इस जगह पर पहली बार आए हो। ये जंगल जैसा दिखता है असल में वैसा है नहीं। मयंक को हरिदेव की बात जरा भी समझ नहीं आ रही थी, जिस पर उसने हरिदेव से कहा, क्या बोल रहे हैं भैया आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर हरिदेव बोला, समझने समझाने की बात छोड़ो, तुम बस इतना जान लो कि जंगल के उस इलाके में नहीं जाना है। हालांकि हरिदेव को सब कुछ मालूम था, पर उसने मयंक को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नया लड़का था। इसलिए हरिदेव कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन शायद हरिदेव को यह पता नहीं था कि उसने मयंक को पूरी बात ना बताकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। खैर, कुछ ही देर में वो दोनों वन विभाग के दफ्तर में पहुंच गए और अपने अपने कमरे में जाकर दोनों सो गए। मगर मयंक, उसके जहन में हरिदेव की बात जैसे छप सी गई थी। वो इतना थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में जरा भी नींद नहीं था। ठीक रात के 9 बजे मयंक और हरिदेव दोनों जंगलों की तरफ निकल गए। चूंकि मयंक नया लड़का था,
इसलिए उसे अकेले ना छोड़कर हरिदेव के साथ भेजा गया था। मयंक के हाथों में सिर्फ एक लाठी थी और हरिदेव के पास एक लाठी और वॉकी टॉकी। दोनों जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे। मयंक कभी भी उसी सोच में पड़ा था कि आखिर हरिदेव ने उसे उस तरफ जाने के लिए क्यों मना किया, और ये निशी है कौन जिससे सब लोग डरते हैं। यही सब सोचते सोचते मयंक चले जा रहा था। वो जंगल दिन में जैसा दिखता था, रात के वक्त वैसा बिल्कुल भी नहीं था। रात के अंधेरे में वो जंगल काफी डरावना नजर आ रहा था। हालांकि आसमान पर चांद निकला हुआ था, मगर जंगल में लगे विशाल पेड़ों के कारण चांद की रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी। हालांकि उन दोनों के पास टॉर्च था, इसलिए चलने में उन्हें कुछ खासा दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। चलते चलते वो दोनों अभी जंगल में काफी अंदर आ चुके थे और अब तक सब कुछ सही चल रहा था। तभी मयंक ने एक बार फिर हरिदेव से कहा, भैया बताइए ना, कौन है निशी, और कोई जंगल के उस तरफ क्यों नहीं जाता? इस पर हरिदेव ने मयंक से कहा, चुप 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 हो जाओ, रात में उसका नाम मत लो, कल सुबह सब बताऊंगा। अभी हरिदेव ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों को किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मयंक एकदम से चौंक उठा और उसने हरिदेव से कहा, भैया आपको कोई आवाज आ रही है क्या? कोई रो रहा है ना? इस पर हरिदेव बोला, उस आवाज पर उतना ध्यान मत दो, ये आवाज रोज आती है। मयंक को अब सब कुछ बड़ा अजीब सा लगने लगा था। आखिर कोई किसी बच्ची के रोने की आवाज को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? हो सकता है वो बच्ची किसी मुसीबत में हो। यही सोचते हुए मयंक उस आवाज को गौर से सुनने लगा ताकि वो ये जान सके कि आवाज किस ओर से आ रही है। कुछ देर तक उस आवाज को गौर से सुनने पर पता चला कि वो आवाज उसी तरफ से आ रही है जिधर हरिदेव ने उसे जाने से मना किया था। मयंक को बड़ा अजीब लगा कि आखिर इतनी रात गए जंगल में कौन रो रहा होगा, मगर मयंक को उस रोने वाले की चिंता भी हो रही थी। लिहाजा मयंक उस आवाज की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा। अभी मयंक उस आवाज की तरफ आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से हरिदेव ने उसे टोकते हुए कहा, रुको मत जाओ, ये उसकी चाल है। मगर मयंक ने उसकी एक नहीं सुनी और वो उस तरफ जाते हुए बोला, आपको नहीं जाना तो मत जाओ, वहां किसी को मदद की जरूरत है, मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर मयंक जंगल में उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। जंगल का वो इलाका बाकी इलाकों के मुकाबले बहुत ज्यादा घना था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से वहां कोई आया ही नहीं हो। उस इलाके में झींगुरों की आवाजें बहुत ज्यादा तेज थीं और जैसे जैसे मयंक आगे बढ़ता जा रहा था वो रोने की आवाज और भी तेज होते जा रही थी। टॉर्च को इधर उधर घुमाते हुए अभी मयंक आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपनी टॉर्च की लाइट में एक पेड़ के नीचे कोई बच्ची बैठी हुई दिखी। वो बच्ची अपना सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी मयंक उस बच्ची के पास गया और बोला, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? इस पर उस बच्ची ने कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर उसका रोना बंद हो गया। मयंक ने दोबारा पूछा तो इस बार उस बच्ची ने अपना सिर ऊपर उठाया और मयंक की तरफ देखते हुए बोली, भैया वहां पर किसी की लाश पड़ी है। ये सुनकर मयंक उस बच्ची से चौंकते हुए बोला, कहाँ, किसकी लाश पड़ी है? इस पर बच्ची बोली, आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। इतना बोलकर उस बच्ची ने मयंक का हाथ पकड़ा
और उसे अपने साथ जंगलों में अंदर ले जाने लगी। उस बच्ची का हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडा था, मगर मयंक ने इस बात पर उतना गौर नहीं किया और उस बच्ची के साथ चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद वो बच्ची रुकी और सामने की तरफ हाथ का इशारा किया। मयंक ने जब उस बच्ची के इशारे की तरफ अपनी टॉर्च घुमाई तो पाया कि वहां औंधे मुंह जमीन पर किसी की लाश पड़ी है। मयंक दौड़कर उस लाश के पास गया और उस लाश का चेहरा जैसे ही मयंक ने अपनी तरफ घुमाया तो उसके होश उड़ गए और वो सर से लेकर पैर तक कांपने लगा, क्योंकि वो लाश उसी बच्ची की थी जो मयंक को यहाँ पर लेकर आई थी। मयंक ने झट से पीछे देखा, मगर अब वहां कोई बच्ची नहीं थी। इससे पहले कि मयंक कुछ कर पाता, जमीन पर पड़े उस बच्ची की लाश ने अचानक से मयंक का गला दबोच लिया। उस बच्ची ने मयंक का गला इतनी जोर से पकड़ रखा था कि वो अपना सिर हिला भी नहीं पा रहा था। अभी मयंक मरने ही वाला था कि तभी हरिदेव 4-5 लोगों को लेकर वहां पहुंच गया और उनके आते ही वो बच्ची हवा में धुआं हो गई और ऐसे मयंक की जान बच गई। पर वो था क्या, मयंक को आज तक ये पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।